नमस्कार। ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक TV9 भारतवर्ष लगातार आपको आगे बढ़कर युद्ध की हर अपडेट पहुंचा रहा है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और हम आपको आज बताएंगे कैसे स्टूडियो में वापस लौटे युद्ध भूमि से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। वो लाइव हमारे साथ होंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर क्या इस वक्त आप बीती है। वो बताएंगे कि 20 दिनों में क्या कुछ घटा। सुमित बताएंगे कि किस तरह का आलम इस वक्त है और लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन इजराइल हमास वॉर में आज का दिन बहुत अलग है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा वो हम बताएंगे। गाजा पर पिछले 24 घंटे में जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह से अटैक हुआ है, वैसे पहले कभी नहीं हुआ। इस विध्वंसक हमले की वजह भी बेहद खास है। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है, यानी युद्ध अब ऐसे दौर में है जहां से कुछ भी मुमकिन है। TV9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो से हमेशा की तरह हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। आज हमारे संवाददाता मनीष झा ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां से लौटकर, ग्राउंड जीरो से ही लौटकर स्टूडियो पहुंच गए हैं सुमित चौधरी, जो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। यानी आप आज वॉर के हर पहलू को बारीकी से समझ पाएंगे, वॉर के हर पहलू को बारीकी से समझकर इससे रूबरू हो पाएंगे। और सुमित चौधरी वापस लौटे हैं 20 दिन बाद। उनसे पूरा अनुभव पूछेंगे कि जो वॉर रिपोर्टिंग थी वो कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई थी। वो लगातार आवाज बनकर सामने आए गाजा में कि किस तरह से लोग इस वक्त वहां कह रहे हैं, क्या ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की फोर्स का चल रहा है। सुमित बताएंगे कि किस तरह से हमास ने रणनीति बनाई है और इजराइल उसका पलटवार कर रहा है। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। इजराइल से गाजा जाते हुए सैनिक दिखाई दिए हैं। गाजा में इजरायली सेना टैंक के साथ घुसी है। TV9 के कैमरे में इजरायली सेना का एक्शन कैद हो गया। सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिकों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है और ये सब नॉर्थ गाजा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे टैंक्स एक साथ नजर आ रहे हैं। ये पूरी युद्ध भूमि है, ओपन फील्ड है जिसमें टैंक्स नजर आ रहे हैं और ये TV9 के कैमरे में कैद हुआ है। जिस ओपन फील्ड से होकर गुजर रहे हैं वो गाजा में दाखिल होने की कोशिश हो रही है और ये बताता है कि इजराइल की जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है वो कितनी भीषण है। इजराइल रुकने वाला नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस मूवमेंट के साथ कि हमास के खात्मे तक वो रुकेगा नहीं। तो आखिरकार गाजा में IDF आ चुकी है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा की तरफ जाते देखिए इजरायली टैंक। आपको बिग वॉल के जरिए और वीडियोस दिखाते हैं। कई दूसरे सैन्य वाहन भी गाजा में जाते हुए दिख रहे हैं। ये जो काफिला है ये बताता है सैनिक भी हैं, टैंक्स भी हैं। और सुमित, मैं चाहूंगी आप इन तस्वीरों को और ज्यादा एलैबोरेट करें। ये टैंक्स की जो लंबी कतार हम देख रहे हैं ये बता रही है कि कितनी बड़ी तैयारी होगी इजराइल डिफेंस फोर्स। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊं ये सेकंड फेज का ऑपरेशन चल रहा है। फर्स्ट फेज में मोबिलाइजेशन किया गया था, मैसिव मोबिलाइजेशन था। ये सारे इलाके जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वो बैकअप टीम्स हैं जो सेड्रॉट हो, आपका बेरे हो या फिर किबूत्स, इन इलाकों में लगातार ग्राउंडेड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एक टीम ने लगातार इन इलाकों में गाजा में एंट्रेंस किया है, अपने मोर्चे बनाए हैं और दूसरी टीम उनको बैकअप के लिए पीछे से सामान ला रही है। और अब अगर आप देख रहे हो पिछले 2 दिनों में निधि, ये अगर आप देख रहे हैं इसमें ना सिर्फ आपके इनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं यानी AMU जिसमें 10 से 12 सोल्जर्स ला सकते हैं। देखिए सारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, इसके अलावा टैंक्स हैं इनके पास, Mark 4 Mark 3 टैंक्स हैं, इसके अलावा आर्टिलरी गन्स हैं और कई ऐसी जगहों पर इन्होंने आर्मर्ड बुलडोजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ऐसे इलाकों में जब आप जाते हैं, हमास के पास लंबा समय था, अनुभव था, माइंस लगा रखी होंगी उन इलाकों में, तो उन माइंस को हटाने के लिए इन आर्मर्ड बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सुमित, आप पूरा देश की नजर इस वक्त आप पे है। आप 20 दिन वहां पर गुजार के रहे, बहुत मुश्किल रिपोर्टिंग थी हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने हर एक तस्वीर बखान की। क्या इस तरह का मूवमेंट पहले भी देखने को मिला 20 दिनों में? देखिए बिल्कुल ऐसा मूवमेंट पहले दिन से, मैं आपको बताऊं कि मैं 8 तारीख को वहां पहुंचा था, 7 तारीख को जब ये चीजें हुई थी उसके बाद से सबसे पहला इन्होंने काम किया था उन इलाकों को लगातार साफ करना, सैनिटाइज करना। सैनिटाइज मतलब कि सारी जो फोर्सेस थी इवैक्यूएट से ज्यादा वहां पर टेररिस्ट तो नहीं हमास के, वो घर जाके डोर टू डोर सर्च करना, ऑपरेशन चलाना, चाहे वो सेड्रॉट के इलाके हों, चाहे वो दूसरे इलाकों किबूत्स, बेरी या फिर आप अल्काजा, ये सारे इलाके वो थे संवेदनशील इलाके जो बिल्कुल गाजा पट्टी के पास के विलेजेस हैं। उन इलाकों को पूरे तरीके से अपने कैप्चर में करना, कॉर्डन करना।
पहले वो ऑपरेशन किए गए, फिर मोबिलाइजेशन की गई, फोर्सेज आई, फोर्सेज ने अपने मोर्चे बनाए। और मैं आपको ये बता दूं कि अब ये सारे रेजिडेंशियल गांव यानी जो विलेजेस हैं आखिरी गाजा पट्टी पर, अब ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो चुके हैं इजराइल फोर्सेज के। सब लोगों ये को नॉर्थ evacuate गाजा, कर दिया ये गया जो है। मूवमेंट है ये नॉर्थ गाजा का टिप है। ये नॉर्थ गाजा का टिप है और ये साउथ इजराइल का वो पार्ट्स हैं जिनको अब वॉर जोन में तब्दील कर दिया गया है। ये सारे इलाके अगर आप जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये समय वॉर जोन के ही इलाके हैं जहां पर कमांड टैंक्स भी हैं, इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, इसके अंदर बुलडोजर्स भी हैं, इसके अंदर उनके पास आर्टिलरी गन्स का भी मूवमेंट किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशल फोर्सेस की टीम, जिनके साथ मैं भी आईडीएफ की टीम के साथ मौजूद था, इन्होंने इन बेसिस को अपने बैकअप टीम्स के तौर पर क्रिएट कर लिया। देखिए अभी अगर आप देखें ऑपरेशन बदल चुका है, हर 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज को बदला जाता है, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है और ये टेस्ट किया जाता है कि आखिरकार अगर हम इन इलाकों में घुसेंगे तो हमारे को कितनी कैजुअलिटी होगी। तो सुमित अगर प्रिसाइजली पूछें तो 22वें दिन युद्ध में अभी इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है? अंदर जाकर वार करना? नहीं, अभी उनकी स्ट्रैटेजीज है टेस्ट करना, वाटर टेस्टिंग। यानी अभी देखिए वो गाजा पे उन्होंने मोर्चे तो बना लिए हैं, अपने बैकअप टीम को भी क्रिएट कर दिया, अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी क्रिएट कर दिया है, अमेरिका भी उनको सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयर हो रहा है। लेकिन अब देखना है कि कौन कौन से इलाकों से, आप अगर 2 दिन में देखें तो वो हर दूसरे दिन में एक टुकड़ी जाती है, ऑपरेशन करती है, वापस अपने कमांड सेंटर में आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो उन इलाकों को खोलना चाहते हैं, उन इलाकों को सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि जब फोर्सेस अंदर घुसे तो उनको कैजुअलिटी ना हो। बहुत बड़ी जानकारी सुमित अवेलेबल करा रहे हैं। सुमित, मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी और ये बता रहे हैं कि किस तरह का ऑपरेशन इजराइल की जो फोर्स है वो चला रही है। नॉर्थ गाजा की तरफ तेजी से ये टैंक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं कि कैसे आखिरकार गाजा में आईडीएफ दाखिल होती है। कई दूसरे सैन्य वाहन भी जाते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से सुमित ने समझाया। आईडीएफ ने कहा कि अब गाजा में हमारे सैनिक हैं, ये कह दिया है। इजराइल की सेना ने गाजा में घुसने से पहले जबरदस्त बमबारी भी की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इजरायली बमबारी से बैकफुट पर आ गया है हमास इस इलाके में, क्योंकि यहीं पर ही हमास का प्रभुत्व देखने को मिला था। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल की जमीन पर घुसे पहले से इजराइल ने किस तरह की रणनीति अपनाई थी और क्या कुछ अब तक समझ में आ रहा है ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर। पहले 3 काम क्या है? 150 अंडरग्राउंड ठिकाने तबाह किए, पहला काम ये किया आईडीएफ ने। दूसरा काम क्या किया? इंटरनेट सिस्टम ठप कर दिया वहां पर और किसी भी तरह से अफवाहें नहीं फैलाई जा सकती। तीसरा काम, बिजली व्यवस्था भी ध्वस्त कर दी, यानी अंधेरे में ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। अब नतीजा क्या हुआ? हमास के लिए कम्युनिकेशन आसान नहीं रह गया, हमास को काउंटर अटैक का मौका नहीं मिल रहा है। तो यही सबसे बड़ी रणनीति है कि बिजली गुल कर देने के बाद जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ये 3 काम, अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, इजराइल का विनाशकारी हमला हुआ एक बार फिर। वायुसेना के 100 लड़ाकू विमानों का हवाई हमला हुआ है। हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है। हमास की सुरंगों को भी निशाना बनाया गया है। कई हमास लड़ाकों की मौत की खबरें भी हैं। तो देखिए ये बहुत इंटेंसिव पूरा ऑपरेशन होता जा रहा है। 150 से ज्यादा ठिकाने हमास की सुरंगें यहां पर थी और यहां पर निशाना बनाया गया। और अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि देखिए हवाई हमले भी लगातार हो रहे हैं, तीनों मोर्चों पर हमले हो रहे हैं। जमीन से भी हमला हो रहा है, आसमान से भी हमला हो रहा है और समंदर से भी रणनीति बनाई जा रही है। मनीष झा इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सुमित ने बताया कि किस तरह का आलम रहा उन 20 दिनों में जब वो वहां पर थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, वॉर रिपोर्टिंग। और अब मनीष के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो में इस वक्त भी हैं। और मनीष, ताजा हवाई हमला हुआ है गाजा पर, तीनों मोर्चों पर लगातार हावी होती दिख रही है इजराइल की सेना। निधि, जिस वक्त आप और सुमित बात कर रहे थे, लगातार यहाँ पर मैं आर्टिलरी की फायर सुन रहा हूँ। मेरे सर के ऊपर से फाइटर जेट के गुजरने की आवाज़ आती है रह रहकर। और चूंकि आईडीएफ ने जैसा बताया और हम लोग लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त गाजा के अंदर आईडीएफ की टीम मौजूद है। और आईडीएफ का कहना यह है कि इस वक्त चूंकि वो खुले आसमान के नीचे है, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमास की तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमें ध्यान रखना होगा वहां। और ये देखिए फिर धमाके की आवाज़ आई, तो लगातार इस तरह से जो आर्टिलरी फायर है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है मुझे, मेरे कानों में, और पूरा इलाका गूंज रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए गाजा पट्टी में अभी आईडीएफ की टीम मौजूद है, आईडीएफ के सैनिक मौजूद हैं, उनकी पूरी पलटन मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है कि एक तो सुरंग से जो आने वाली चुनौती है, दूसरा आसमान से जो हमास के रॉकेट दागे जाते हैं, क्योंकि वहां पर आयरन डोम नहीं है, वहां पर इजराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसके जरिए वो आने वाले रॉकेट को खत्म कर ले। इसीलिए आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि अभी तक उनके ग्राउंड ऑपरेशन में कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ है, ऐसी कोई सैनिक मारा नहीं गया, लेकिन आखिरकार ये जंग है तो आईडीएफ को भी पता है कि वो कितनी मुश्किल जंग। मनीष, लेकिन बात सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन की नहीं हो रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आवाजें आ रही हैं, आसमान लगातार गूंज रहा है, कम से कम नुकसान होते हुए किस तरीके से हमास के ठिकाने को नष्ट किया जाए, किस तरीके से उस इलाके में लगातार अपनी कार्रवाई को जोड़ दिया जाए और उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इजरायली एयरफोर्स के विमान जो लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ है गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी की हालत क्या है। बिल्कुल मनीष आप हमारे साथ बने रहिए, आएंगे आपके पास। तो जिस तरह से मनीष बता रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है और इसी के लिए जो फाइटर जेट्स हैं उनकी आवाज आसमान में गूंजती हुई नजर आ रही है, यानी बड़ी तैयारी है। दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 150 ठिकानों पर बमबारी की गई है। लड़ाकू विमानों की एक तरफ उड़ान देखने को मिल रही है। मनीष हमें इस वक्त आंखों देखी बता रहे हैं कि किस तरह से वो आवाजें सुनाई दे रही वहां पर, और हमास पर हवाई हमला हुआ है और बमबारी हुई है। 150 हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो गाजा पर हवाई हमला आपको बताते हैं और डिटेल में। बिग वॉल के जरिए वायुसेना के 100 लड़ाकू विमान गाजा में घुसे, 100 लड़ाकू विमान एयरफोर्स के, और विमानों ने हमास के 150 ठिकानों पर बम वर्षा की है। इसके अलावा जो और डिटेल मिली है, सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों को निशाना बनाया गया। इन्हीं इलाकों में जहां ठिकाने बने हुए थे, हमास के तहखानों को बम से ध्वस्त किया गया है। बॉम्बिंग की गई है यहां पर सुरंगों के अंदर। हमास के हथियार गोदामों पर मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एयरफोर्स कैसे एक्टिव है। उत्तरी गाजा में हमास को भारी नुकसान हुआ है। सुमित, मैं चाहूंगी आप भी आ जाए। हमलों में हमास के कई लड़ाकों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। तो सुमित, एयरफोर्स हमले बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, यानी जो सक्रियता है फाइटर जेट्स की वो ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए अभी एयर स्ट्राइक्स होती रहेंगी, लेकिन आप मान के चले निधि, इन एयर स्ट्राइक्स का असर हमास के उन टनल्स पर नहीं हो रहा है। आप मानिए करीबन अब तक 20 से 22 दिन हो चुके हैं, 5000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। 5000 एयर स्ट्राइक्स के अंदर कई जगहों को इन्होंने टारगेट किया है, कमांड सेंटर्स को, लगातार एम्युनिशन डिपो को, लेकिन टनल को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टनल जो है वो 50 से 100 फीट की नीचे गहराई पर है और उनको टारगेट कर पाना एयर स्ट्राइक्स के बलबूता नहीं है। उसके लिए आपको वहां टनल्स में घुसना पड़ेगा, आपको वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे, आपको वहां से हॉस्टेजेस को निकालना पड़ेगा, वहां पे आपको उनको टनल्स को बर्बाद करना पड़ेगा। एक लॉन्ग टास्क है, एक लॉन्ग मिशन है, इसको इतनी जल्दी आसान नहीं किया जा सकता। लेकिन एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब उन इलाकों के अंदर ग्राउंड फोर्सेस घुसे तो उनको कैजुअलिटीज का सामना कम करना पड़े, उनके सामने चैलेंजेस कम हो, और इसीलिए एयर स्ट्राइक के साथ साथ आर्टिलरी अटैक्स किए जा रहे हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखें, जब आप ऐसे इलाकों में घुसते हैं, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर से भी एक कदम आगे का वॉरफेयर है, ये अर्बन वॉरफेयर से ज्यादा चैलेंज है टनल वॉरफेयर का। टनल वॉरफेयर जिसकी स्पेशलाइजेशन इजराइल के पास भी नहीं है, इसलिए अमेरिका लगातार इंटेलिजेंस शेयरिंग कर इनको बता रहा है। यहाँ होस्टेजेस भी हैं, यहाँ बंधक भी हैं, और होस्टेजेस मान के चलिए हो सकता है कि हॉस्टेज इन इलाकों से हटा दिए गए। हो सकता है कि इनको नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया की तरफ ले जाया गया हो सकता है कि उसमें से कई लोगों को मार भी दिया होगा। तो इससे क्या लाभ मिलता है सुमित, थोड़ा और ज्यादा अगर डिटेल में, क्या जो फाइटर जेट हम देख रहे हैं 100 लड़ाकू विमान एक साथ तैयार, देखिए मैं आपको बताऊं, साउथ के जो एयर बेसेस हैं आईएफ यानी इजरायली एयरफोर्स के, और ये F-16 और F-35 के इस्तेमाल से लगातार इन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक बैट भी है और इनके कई ऐसे कमांड, इनके जो स्क्वाड्रंस है वो लगातार, क्योंकि मैं इन इलाकों में गया था, मैंने इनके कई पायलट और कमांडर से बात की, उन्होंने बताया कि हमारे ऑपरेशन डे एंड नाइट दोनों चल रहे हैं और हम पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एम्युनिशन डिपो या फिर उनके कमांड सेंटर हो सकते हैं, वो लगातार हमास के बड़े हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं जहां पर उनके कमांडर्स बैठे। तो टारगेट सेट कर दिया है, बिल्कुल 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 बड़ी बात कह रहे हैं सुमित की टारगेट सेट कर दिया गया है और उन इलाकों पर पिन पॉइंटेड हमला हो रहा है जहां पर ये सुरंगें बनी हुई हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है सुरंगों को ध्वस्त करना, इसलिए चुनौती भी आ रही है। एक और बड़ी खबर, अभी गाजा में इजराइल का हमला हुआ, एक और खबर मिल रही है हमें, इजरायली फोर्स ने गाजा में बम गिराए हैं, हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई है। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की, जिस तरह की हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि सुमित भी बता रहे थे वो वहां पर देख कर आए हैं कि क्या इस वक्त युद्ध का आलम रहा, लेकिन अभी एक और हमला कर दिया है इजराइल ने और ये ग्राउंड अटैक है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है सुमित सबसे ज़्यादा
ऑथेंटिक होंगे जब वो किसी भी बात को समझा रहे हैं, लेकिन मेरा एक अलग नज़रिया है इसी बात को लेने का कि प्रोबेबली जब हम आर्मी में इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो शायद उनको एनालाइज दूसरे तरीके से करेंगे। अगर आप सिर्फ बात कर रही हैं ये जो अटैक है, अटैक इज़ ओनली ए नंबर ऑफ गेम, एक नंबर है। आज 150 है, कल 200 होगा, 250 होगा, 300 होगा, हज़ारों में जाएगा ये अटैक अगर आप पिछले 22 दिन की बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेजेस ऑफ अटैक बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ अटैक बढ़ रहे हैं, मोड ऑफ अटैक बढ़ रहे हैं। पहले 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 तारीख को किसी टैंक ने फायर नहीं किया, कोई टैंक किसी भी हालत में आयरन वॉल के ऊपर नहीं आया, दैट इज द फेंस जिसको बोलते हैं, किसी टैंक ने इसको क्रॉस नहीं किया। ये स्टेजेस हैं। अब वो जिस स्टेज पर आ गए हैं उन्होंने शुरुआत कर दी है कि अंदर जाकर प्रोबिंग अटैक करो, एक तरह से साहब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्योंकि आप ज़्यादा, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, आपको पता होगा कि जब आप क्लोज कॉम्बैट में जाते हैं, जब आप लगातार ऐसे एरियाज में जाते हैं तो चैलेंज क्या होता है सामने वाली फोर्स के सामने, क्योंकि उसके लिए तो वो एरिया एकदम से सरप्राइज एरिया है, उसके लिए उसको तो पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ पर है। अगर अटैकिंग फोर्स इजराइल जैसी अगर वो सरप्राइज हो रही होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हम गलत हो जाएंगे। इवन नेपाल की आर्मी कभी सरप्राइज नहीं होगी जिस एरिया में जाएगी। ये पिछले 22 दिन से हो क्या रहा है, वो जो CIA और US के जर्नल्स जो हैं वो यहाँ बैठे क्यों हुए हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्टअप एरिया की फाइट देखी हुई है, करी हुई है, चैलेंजेस हैं। ये जो डिले हो रहा है, मतलब कर्नल शैलेंद्र, बड़ी बात आपने कही कि ये रणनीति का खेल है, पूरा नंबर का खेल नहीं है। ये अटैक तो होते रहेंगे लेकिन रणनीति क्या होगी ये देखना होगा, कैसे हमास को खत्म किया जाता है। एक बड़ी खबर आ रही है, संजय भारद्वाज जी आपके पास आऊंगी उसके बाद। हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक, एक और बड़ी खबर, एक साथ इजराइल के कई शहरों पर हमला किया गया है। रॉकेट हमले और धमाकों से एक बार फिर से अफरा तफरी का आलम रहा। तो ये हमास की तरफ से पलटवार किया गया है, एक बार फिर से रॉकेट हमला किया गया है और आयरन डोम सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना का गाजा पर विध्वंसक हमला, आग की लपटों से लाल हो गया पूरा आसमान। इजरायली हमलों में कई बिल्डिंग तबाह हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार हम सारी खबरें आप तक बता रहे हैं, लेकिन एक बार मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष ग्राउंड पर है। मनीष देखिए, क्योंकि आप ये मोबिलाइजेशन देख रहे हैं, आपने नॉर्थ का एरिया भी देखा, आप साउथ में खड़े हैं इस समय, अभी जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, क्या आप उसमें आपको कुछ नई वेपनरीज, कुछ ऐसे नए आर्मर्ड व्हीकल्स, क्योंकि हमको ये भी पता लगा कि अमेरिका की तरफ से भी कई आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो इजराइल को मिले, क्या कुछ ऐसे नया स्ट्रैटेजीज में बदलाव आपको ऑन ग्राउंड नजर आया है? बिल्कुल सुमित, जिस दौरान हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे सबसे पहले, और उस दौरान हमने देखा था कि जिन इलाकों पर मैं मौजूद हूँ, इन इलाकों में पहले बहुत सारे ट्रुप्स होते थे, बहुत सारे आर्म व्हीकल होते थे, बहुत सारी जो तमाम तरह की वेपनरी दिखाई देती थी। लेकिन अब सारा मूव करके कहाँ चले गया? गाजा बॉर्डर के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर या फिर गाजा पट्टी के अंदर पहुँच गया है। अब जो सदरोत का इलाका या फिर आसपास के किबुत्ज के जो इलाके आप देखते हैं, इन इलाकों में अब आपको जो केवल बैकअप फोर्स दिखाई दे रही है, बैकअप फोर्स जो कि जाकर रसद पहुंचा रही है, या फिर वहां से जो अगर जरूरत पड़ने पर कुछ सैनिक वापस आ रहे हैं, कुछ सैनिक यहां से अंदर जा रहे हैं। असल बात यह है कि गाजा के अंदर हो क्या रहा है, गाजा के अंदर अभी क्या हो रहा है, इसको लेकर तो व्हाइट हाउस ने भी कह दिया कि हमें नहीं पता। गाजा के अंदर की जो तस्वीरें हैं, मुझे लगता है या तो आईडिया बता पाएगी या फिर अगर हमास के लोग बच पाएंगे तो बता पाएंगे। अब यह ऑपरेशन कब तक चलेगा? क्या 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे? लेकिन जब तक यह ऑपरेशन पर चलेगा, क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, लगातार ग्राउंड ऑपरेशन पर काम कर रहा है, और IDF का यह कहना कि हम खुले आसमान के नीचे हैं, हमारे लिए भी चुनौती रॉकेट से बचने की है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं, वो अपने लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि कैजुअलिटी हमें भी होगी, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, कैजुअलिटी उन्हें भी होगी, ये उन्हें पता है, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, यही कहकर वो अपना ऑपरेशन कर भी रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब क्या ऑप्शन बचता है और कैसे इस ऑप्शन को आगे बढ़ाते हुए जीत हासिल की जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। तभी तो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, मनीष आपके पास मैं आऊंगी। गाजा में आधी रात को हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमास को घेरकर हमले की रणनीति बनी है। हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की बैठक हो गई। नेतन्याहू ने विनाशक हमले की मंजूरी दी और बताया जा रहा है कि बिजली और इंटरनेट बंद करना रणनीति का हिस्सा है। तो जो कैबिनेट की बैठक की गई उसमें ये विनाशक रणनीति बनी कि कैसे हासिल की जाएगी जीत। और अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन, बहुत बड़ा खुलासा अब होने जा रहा है। वो क्या कि हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की बैठक हुई।
ये क्यों हुई, इस पर सस्पेंस था। तो इसीलिए जो सामने आई डिटेल, उसके मुताबिक नेतन्याहू समेत सभी मंत्रियों ने रणनीति तैयार की। जमीन, आसमान, समंदर से हमले की रणनीति बनाई गई। वॉर कैबिनेट से ही आईडीएफ को गाजा में घुसने के आदेश दिए गए। हमले से पहले बिजली और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। रात में ही इजरायली सेना टैंक के साथ गाजा में घुसी। देखिए, ये ऑपरेशन रात में हुआ, अंधेरे में। वायुसेना और नेवी की तरफ से कवर फायर दिए गए। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया गया। तो ये बताता है कि कितनी बड़ी रणनीति बनाई गई कैबिनेट में। और संजय भारद्वाज जी, मैं आपके पास जा रही हूं इसी विश्लेषण के साथ कि ये क्या करना चाह रहा है इजराइल, क्योंकि देखिए हर दिन सस्पेंस थ्योरी सामने आ रही है और ये एक बहुत बड़ी रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है कि जीतेंगे तो हम। देखिए, 3 स्ट्रेटजी है। निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जो कैबिनेट कर रही है, क्या पॉलिटिकल एक्शन होंगे, उसका अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शंस क्या होंगे। दूसरा होता है मिलिट्री स्ट्रेटजी कि मिलिट्री कैसे ऑपरेशन करेगी, ग्राउंड ऑपरेशन करें, हवाई ऑपरेशन करें, किस तरीके का। तीसरा इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस शुरू में फेल हो चुका था, जो फर्स्ट फेज था उनको यही नहीं पता था कि हमास क्या तैयारी कर रहा है, हमास के पास क्या तैयारी है, ये आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है कि कितनी टनल है, कितनी उसकी डेप्थ है, कितना क्या है। जब तक आप गाजा में घुस के जब तक उस चीज़ का आंकलन नहीं करेंगे। अब आप फेज वाइज स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि पहले आपने सप्लाई चेन को ख़त्म किया, कम्युनिकेशन को ख़त्म किया, दूसरा कि जो जितने भी बंधक हैं उनको कोई खलबली नहीं है ना, ये स्ट्रेटजी का कोई खलबली नहीं, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक हुई अचानक हुई। जी नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, कैबिनेट की बैठक, क्योंकि एक तो यूएन की तरफ से प्रेशर आ रहा है, 160 देशों ने उसको कंडेम किया है। दूसरा उसमें टेररिज्म को नहीं जोड़ा गया। तीसरा कि जिस तरीके से सेंटिमेंट्स और प्रोटेस्ट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे आगे मूव किया जाए कि सिविल कैजुअलिटीज खत्म हो, बंधकों को भी हानि ना हो और हमास का खात्मा हो। ये 3 स्ट्रेटेजी को लेके निश्चित रूप से, क्योंकि पॉलिटिकल बिल्कुल हमले को लेकर चौतरफा दबाव में है इजराइल और इसीलिए भी ये स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमले से पहले कैबिनेट बैठक को अंजाम दिया गया और रणनीति बनाई गई। मैं आऊंगी आपके पास एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला हुआ है। आयरन डोम ने नाकाम किया है हमला। तो लेबनान बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, इजराइल पर हमला किया गया यहां से। एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। आयरन डोम, हमास के कई हमलों को नाकाम किया गया है। लेजियन पर हमले, हमास के हमले नाकाम किए गए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा की जमीन पर इजरायली फोर्स आ गई है। ग्राउंड अटैक में कामयाबी का दावा किया जा रहा है। हमास को बड़े नुकसान का दावा है। ग्राउंड ऑपरेशन पर आईडीएफ का बयान आया है। और कुछ और डिटेल में जानकारी आपको देने वाली हूं मैं, उसके बाद मैं सुमित को यहां पर बुलाऊंगी और एलाबरेट करेंगे तस्वीरें और ज्यादा जो लौटे युद्ध भूमि से। आज सुबह भी हमारी फोर्स गाजा पट्टी में है। आईडीएफ का जो बयान आया है उस पर हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से कहा गया है, हमने अपने ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार किया है, इसे और बड़ा किया है, ये कहना है फोर्स का। रात के वक्त आतंकियों से हमारी टक्कर हुई, ये दावा किया जा रहा है, बयान है सामने। संघर्ष में हमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, ये डिफेंस फोर्स कह रही है। हमने हमास के एक कमांडर को ढेर कर दिया है। सुमित, मैं चाहूंगी आप आए और ये जो बयान सामने आ रहा है ये बता रहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमने हमास को नुकसान जरूर पहुंचाया। देखिए, वॉर के अंदर कर्नल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि स्ट्रैटेजीज बदलती हैं और ये स्ट्रैटेजीज अब बदल रही हैं ताकि वो अब अपने अगले फेज में जाएं। अब वो अपने इलाके को एनहांस कर रहे हैं। जिस तरीके से मनीष भी वहां रह के बता रहे थे कि सेड्रॉट और इन इलाकों से आर्मर्ड व्हीकल्स को या फिर आप आर्टिलरी गन्स को अब आगे कर दिया गया, यानी उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान पर स्टार्ट कर दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, ऐसे टेक्टिकल ऑपरेशन ही ये करेंगे। अभी इन इलाकों में जाएंगे, लगातार ऑपरेशन करेंगे और फॉल बैक यानी अपने कमांड सेंटर में आ जाएंगे, ताकि आपको ना सिर्फ वो रस्तों के बारे में जानकारी पता लग जाए, बल्कि अगर माइंस लगा रखे हैं, हर्डल्स लगा रखे हैं, ट्रैप्स लगा रखे हैं, तो उनको भी आप क्लियर करते चले। और ये इसी का काम किया जा रहा है। और इजराइल का पूरा फोकस ये है कि अब उनके ऊपर कैजुअलिटीज ना के बराबर हो। हालांकि वॉर सिनेरियो में कैजुअलिटी हमेशा होती ही है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश ये है कि कैजुअलिटीज कम से कम इजराइल की। तो सुमित, जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे कैबिनेट बैठक हुई, हमले से पहले ये रणनीति बनाई गई, बिजली गुल कर दी गई, रात में हमला किया गया, तो ये किस तरह का दबाव अभी इजराइल के पास है? देखिए, इजराइल के पास सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट यही है कि चारों तरफ से हमास को या फिर गाजा को चोक कर देना।
चोक कर देना। आपको याद होगा कि 50 लोगों के छोड़ने की बात हुई थी, तब अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि हाँ, हमास की तरफ से फ्यूल की डिमांड की गई है, क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 85% से ज्यादा माने तो गाजा पट्टी में लोगों के पास मूलभूत चीजें नहीं पहुंच रही है, और ये सबसे बड़ा कंसर्न है। आपने भी देखा होगा वहां। बिल्कुल, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इस तरीके से पैरालाइज कर दे उनको, उनके इक्विपमेंट, उनके रॉकेट्स, उनकी चीजें कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाएं, या फिर वो आधी क्षमता उनकी खो जाए, ताकि फिर इनको जब ये ग्राउंड अटैक फुल फ्लेजेडली स्टार्ट करे तो उनकी शक्तियां आधे से ज्यादा कम हो चुकी हैं। लोगों की तो मौत हो रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, आप ऐसे बता। बिल्कुल, मूलभूत सुविधा नहीं, और इसी वजह से अगर आप देखें तो इजिप्ट से भी जो सामान जा रहा था उसको इजराइल ने कहा कि हम इंस्पेक्ट करेंगे, और ये भी कहा कि अगर हमको लगेगा इनमें से डायरेक्टली कोई सामान हमास के पास जा रहा है तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, अटैक करेंगे। तो आप मानिए कि वो हर तरीके से गाजा को, या फिर आप कह सकते हैं हमास को चोक कर देना। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सुमित की हर तरफ से घेरेबंदी करने की कोशिश है हमास की, कि ताकि हमास घुटने टेक दे, ये कहा जा रहा है इजराइल की सेना की तरफ से स्ट्रैटेजी में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के लिए चुनौती बन रहा है हिजबुल्ला। इजराइल के दोहरे फ्रंट पर फंसने का खतरा है। उत्तर में हमले तेज कर रहा है हिजबुल्ला, हजारों लोगों को होना पड़ा है विस्थापित। अब देखिए, हिजबुल्ला एक नई चुनौती है। एक तरफ लेबनान फ्रंट भी है जहां से इजराइल लड़ रहा है, उत्तर से हिजबुल्ला के हमले तेज हुए हैं। और आइए आपको बताते हैं इजराइल को हमास प्लस हिजबुल्ला चैलेंज क्या है। और ये चैलेंज है, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला के हमले लगातार जारी हैं। हजारों इजरायलियों को छोड़ना पड़ा है अपना घर। हिजबुल्ला की गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन पर नजर है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते ही उत्तर में हमले में तेजी तय है। हिजबुल्ला को ईरान से फंडिंग और सैन्य मदद मिल रही है। वहीं हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइल होने की खबर भी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मनीष, आप तो लेबनान बॉर्डर गए थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से वहां से अटैक हो रहा है। हाल ही में सीरिया में भी अटैक हो गया और वो भी मिसाइलें दागी गई अमेरिका की तरफ से। लेकिन इस बीच इजराइल की सेना को ये बहुत बड़ा खतरा है लेबनान फ्रंट से। बिल्कुल, देखिए, मैं लेबनान बॉर्डर पर गया था, कल मैं सीरिया बॉर्डर पर था, आज मैं गाजा बॉर्डर पर हूं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्ला से इन्हें बड़ी चुनौती है, और ये बात ये खुलकर मानते भी हैं। इनका कहना है कि गाजा बॉर्डर पर हमास से डील करना, बल्कि आज तो हमास को लेकर एक जो स्टेटमेंट दिया गया आईडीएफ की तरफ से, उन्होंने उसमें यही कहा कि 7 तारीख को जिस बर्बरता का परिचय हमास ने दिया, उसके बाद तो हमें लगता है कि हमारा दुश्मन बहुत कमजोर है। तो वो एक तरह से एक नैतिक आधार पर आईडीएफ कहना चाहती है कि इतना बर्बर लोगों के साथ डील करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये जो है वो बहादुर नहीं हो सकते। जाहिर है उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया भी नहीं था। लेकिन हिजबुल्ला को लेकर ये साफ तौर पर मानते हैं 2000 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल हिजबुल्ला के पास है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट के टॉप लेवल के लोगों का मानना यह है कि हमास और हिजबुल्ला दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी इजराइल पर हमला करने की, और इनकी मीटिंग भी हुई थी। लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर को हमला कर दिया, क्योंकि वहां पर पार्टी हो रही थी, जबकि हिजबुल्ला अगले हफ्ते करने की तैयारी में था। और इस वजह से वो जो दोनों मिलकर अगर हमला करते तो बड़ा इंपैक्ट होता उसका। एक और चीज, क्योंकि आपने हिजबुल्ला और हमास के कोऑर्डिनेट्स के, उनके क्लोजनेस की तो बात कर ली, लेकिन हमने देखा कि जब ये शुरुआत हुई तो हूती, खासतौर पर आप देखिए ISIS, ऐसा लगा कि एक अटैक नहीं, एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गए। क्या आपको लगता है कि ना सिर्फ ये 2 फ्रंट बल्कि कई और मल्टीपल फ्रंट्स खुलने वाले हैं जैसे ये ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे? बिल्कुल खुलेंगे, और मुझे लगता है बहुत हद तक खुल भी गए हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीते 24 घंटे में, 48 घंटे में, चाहे वो सीरिया पर हो रहे हमले हैं या फिर लेबनान की तरफ से लगातार हो रहे हमले हैं, दरअसल बहुत सारे ऐसे देश जो इस मौके की ताक में थे, उन्हें बस इंतजार है कि इजराइल एक बार अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। और देखिए, इसी वजह से इजराइल आधिकारिक तौर पर ऐलान कर नहीं बता रहा कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले एक दिन वो अंदर गए। बिल्कुल मनीष, तो चुनौतियां दोनों फ्रंट से मिल रही हैं। इजराइल की सेना को एक तरफ तो हमास से मिल ही रही है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी तैयार है अटैकिंग पोजीशन पर इजराइल पर हमले करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका, सुमित आपका, कर्नल शैलेंद्र जी आपका, और साथ में संजय भारद्वाज जी आपका, ये विश्लेषण करने के लिए कि युद्ध का 22वां दिन कितना घातक और खतरनाक हो रहा है।